अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने एनालाइज किया है कि पास्ट पेपर्स में विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, स्पेशली फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, उनके साइंटिफिक नेम और उनकी डिफिशियंसी से जो डिजीजेस होती है। तो आज हम इन सबको बहुत सिंपल और याद रह जाने वाले तरीके से कवर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ आपके रिटन टेस्ट के लिए हेल्पफुल होगी बल्कि मेडिकल और साइंस रिलेटेड इंटरव्यूज में भी काम आ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विटामिन्स हैं क्या? विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी इन्हें खुद प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए हमें इन्हें फूड सोर्सेज से लेना पड़ता है। ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो बॉडी के फैट टिश्यूज में स्टोर हो सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में ले तो टॉक्सिक भी हो सकते हैं। अब हर एक चीज़ एक लिमिट में यूज़ करनी होती है। अब वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो बजाय फ़ायदे के नुकसान ही होता है। अब फैट सॉल्युबल विटामिन्स में 4 मेजर विटामिन शामिल है: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल और इसकी डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्पेशली नाइट ब्लाइंडनेस। और एक और कंडीशन भी हो सकती है इसकी डेफिशिएंसी से, जिसे हम ज़ीरोप्थाल्मिया कहते हैं। ज़ीरोप्थाल्मिया का मतलब है आइज ड्राइनेस। सेकंड, इसके फैट सॉल्युबल में सेकंड विटामिन आ जाता है विटामिन डी, और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सिफेरॉल, जिस तरह हम कहते हैं कैल्शियम, सो कैल्सिफेरॉल। और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकती है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। अब रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया बोथ बोन डिसऑर्डर्स हैं, बट दे आर टारगेट डिफरेंट एज ग्रुप्स। ये डिफरेंट एज ग्रुप्स को टारगेट करते हैं। मींस रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स को अफेक्ट करता है, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस बोन वीकनेस से रिलेटेड है। सो तीनों डिसऑर्डर्स बोन से रिलेटेड है, लेकिन रिकेट्स चिल्ड्रन को टारगेट करता है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स को मोस्टली टारगेट करता है। थर्ड फैट सॉल्युबल विटामिन ई है, जिसको हम टोकोफेरोल भी कहते हैं, और इसकी डिफिशियंसी से हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। हीमो वर्ड का मतलब है ब्लड और लेटिक लाइसिस से डिराइव किया गया है। सो हीमोलिटिक वर्ड ये शो करता है कि यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस होती है। रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस होगी तो उसकी डिफिशियंसी आ जाएगी, और रेड ब्लड सेल्स की डिफिशियंसी वाली कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। विटामिन के भी फैट सॉल्युबल है, जिसे फाइलोक्विनोन कहा जाता है, और इसकी डिफिशियंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, जिसे ब्लीडिंग डायथिसिस कहते हैं। विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी कहा जाता है, इसलिए इसकी डिफिशियंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होती है। नाउ फैट सॉल्युबल विटामिन याद करने का इसी तरीका यह है कि बस ए, डी, ई एंड के, ये चारों फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। अब आ जाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की तरफ। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसलिए इनका डेली इंटेक जरूरी है। इनमें विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप शामिल है। विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम स्कॉर्बिक एसिड है। इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वे डिजीज हो सकती है। स्कर्वे ब्लीडिंग गम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। गम से ब्लीडिंग होती है। और विटामिन बी1, जिसका साइंटिफिक नेम है थायमीन, और इसकी डिफिशियंसी से बेरी डिजीज हो सकती है। बेरी के फिर फर्दर 2 टाइप्स आ जाते हैं, वेट बेरी एंड ड्राई बेरी। वेट बेरी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड है, और ड्राई बेरी न्यूरोलॉजिकल है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें नमनेस और वो कपकपाहट सी फील होती है। विटामिन बी2, जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन,
और इसकी डिफिशियंसी से एरिबोफ्लेविनोसिस हो सकती है, जिसमें माउथ कॉर्नर्स के गिर्द क्रेक बन जाते हैं, जिन्हें कॉमनली माउथ सोर्स भी कहा जाता है। फिर वाटर सॉल्युबल में विटामिन B3 भी आ जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है नियासिन, और इसकी डिफिशियंसी से पेलाग्रा हो सकती है। अब पेलाग्रा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 4 Ds होते हैं। 4 Ds का मतलब है कि फर्स्ट डायरिया होता है, फिर उसके बाद डर्मेटाइटिस आ जाता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर डिफिशियंसी सिवियर हो जाए तो डायरिया के बाद डर्मेटाइटिस कंडीशन हो सकती है। फिर अगर और भी सिवियर हो जाए विटामिन B3 की डिफिशियंसी तो डिमेंशिया भी हो सकता है। डिमेंशिया मीन्स कि मेमोरी लॉस हो सकती है। और एट द एंड अगर ये स्टेज भी पार कर जाए, ये मीन्स के विटामिन B3 की डिफिशियंसी और भी सिवियर हो जाए और भी एक्सट्रीम केसेस तक चली जाए तो डेथ भी हो सकती है। अब वाटर सॉल्युबल में विटामिन B5 आ जाता है, जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो यहाँ पे पेंटोथेनिक एसिड, और इसकी डिफिशियंसी से पेरिस्थीजिया हो सकती है, जो कि टिंगलिंग सेंसेशन से रिलेटेड है। ये भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। सो विटामिन B5 का बायोलॉजिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, और इसकी डिफिशियंसी से हो सकती है पेरिस्थीजिया। अब विटामिन B6 है, जिसका साइंटिफिक नेम है पेरिडॉक्सिन, और पेरिडॉक्सिन भी इसे कहते हैं, पेरिडॉक्सिन, और इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया भी हो सकती है, स्पेशली चिल्ड्रन में और प्रेग्नेंट वोमेन में। विटामिन B7 है, जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन, और इसकी डिफिशियंसी से डर्मेटाइटिस हो सकती है। डर्मेटाइटिस स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, और हेयर लॉस भी इससे हो सकता है। इसकी डिफिशियंसी से हेयर लॉस भी हो सकता है। विटामिन B9 है। विटामिन B9 को फोलेट भी कहा जाता है, मींस इसका साइंटिफिक नेम फोलेट है, और इसको फोलिक एसिड भी कहा जा सकता है। इसकी डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया उससे रिलेटेड है, बोन मैरो से रिलेटेड है। बोन मैरो में इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, या कुछ एबनॉर्मली ही रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं। तो इसमें रेड ब्लड सेल्स की ही प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, या एबनॉर्मली लार्ज बन जाते हैं। इसकी ग्रोथ क्यों नहीं होती? कि जब विटामिन B9 की डिफिशियंसी होगी तो DNA की सिंथेसिस नहीं होगी, और DNA की सिंथेसिस रिलेटेड है विद रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। तो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, या अगर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे तो वो इमेच्योर होंगे, या वो एबनॉर्मली लार्ज होंगे, तो इससे एनीमिया हो सकती है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो से रिलेटेड एक एनीमिया है। विटामिन B12 है, जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामीन, और इसकी डिफिशियंसी से पेरिनिशियस एनीमिया हो सकती है। पेरिनिशियस एनीमिया रिलेटेड है विद स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्वेशन, मींस के स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12 प्रॉपर अमाउंट में ऑब्जर्व नहीं होगा, और ये विटामिन B12 नेसेसरी है फॉर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। सो रेड ब्लड B12 जो एक प्रॉपर अमाउंट में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो B12 की तो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होगी तो एनीमिया कंडीशन हो सकती है। इसे पेरिनिशियस एनीमिया कहते हैं। तो ये कंडीशन लेट एज में हो सकती है, अप टू 60 इयर्स। अब ये विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन को याद करने के लिए एक चार्ट बनाएं, जैसे मैंने स्लाइड में डिजाइन किया है, तो ये आप लोगों के लिए इजी होगा। एक बार फिर बता देती हूँ कि वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन है। विटामिन C है, B1 से लेकर B12 तक, सारे B1 से लेकर B12 तक, लेकिन बीच में से B4 नहीं है, B8 नहीं है, B10 नहीं है, और B11 नहीं है। बाकी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। विटामिन C भी इसमें वाटर सॉल्युबल में शामिल है। B1 को थायमीन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन, B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड,
विटामिन B6 को पेरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 बायोटिन एंड विटामिन B9 फोलेट, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। ये था एक कम्पैक्ट रिवीजन ऑफ विटामिन्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट शॉर्ट रिवीजन वीडियो चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी और वीडियोस आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं